साथियों, स्वागत है आपका स्वराज इंडिया की इस प्रेस वार्ता में। मेरे साथ इस प्रेस वार्ता में हैं स्वराज इंडिया दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष कर्नल जयवीर सिंह और स्वराज इंडिया दिल्ली प्रदेश के महासचिव भाई नवनीत तिवारी जी। ये प्रेस वार्ता मुख्यतः स्वराज इंडिया की दिल्ली में होने वाले लोकसभा के जो आगामी चुनाव हैं, अगले महीने 12 तारीख को जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, उसमें स्वराज इंडिया की क्या भूमिका होगी उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसलिए दिल्ली के पदाधिकारी हमारे साथ हैं। जैसा आप जानते हैं, 9 दिसंबर को यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के परिणाम आने से पहले यहाँ इसी कमरे में एक प्रेस वार्ता करके स्वराज इंडिया ने अपनी इस जनरल इलेक्शन के बारे में अपनी भूमिका स्पष्ट की थी। हमने कहा था कि बाकी सब पार्टियों के लिए ये एक सामान्य चुनाव है, सीटें बढ़ाना जीतना इसका चुनाव है। हमारे लिए ये देश के सबसे बड़े संकट का चुनाव है, इसलिए इस चुनाव में दल नहीं देश, इस विचार को लेके हम आगे बढ़ेंगे और हम देश भर में वॉलंटियर इकट्ठा करेंगे। और हमने उस वक्त नारा दिया था, आपको याद होगा, हिंदू ना मुसलमान, बस किसान नौजवान। इस नारे के साथ हमने कहा था कि हम देश भर में युवाओं को, वॉलंटियर को इकट्ठा करेंगे और इस वक्त जो देश के सामने खतरा है उसका विरोध करने के लिए हम एक देश भर में आंदोलन चलाएंगे। उसके बाद चुनाव की परिस्थिति कुछ बदली। बालाकोट, पुलवामा को लेकर देश में अलग तरह का माहौल बना। उसके बाद आपको याद होगा, हमने देश भर में और दिल्ली में भी एक विशेष अभियान चलाया था जिसका नारा था, देश मेरा, वोट मेरा, मुद्दा मेरा। इस नारे के साथ 23 मार्च को देश भर में हमने अभियान चलाया था और हम उस अभियान के जरिए सिर्फ ये कह रहे थे कि 5 साल हो गए, वक्त आया है जवाब का, हिसाब का। मामले को इधर उधर मत चलाओ, एग्ज़ाम होने से पहले सिलेबस बदलने की कोशिश मत करो। अब एग्ज़ाम जैसा होगा वो तो एग्ज़ाम तो होगा ही और होना पड़ेगा। इसको लेके हमने देश भर में किया था। दिल्ली में भी शहीद पार्क के अंदर हम मिले थे, जहां हमने इस सवाल पर जन जागरण का काम किया था। उसके बाद से स्वराज इंडिया का देश भर में काम जारी है। कई स्थान पे हम कुछ उम्मीदवारों का समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन स्वराज इंडिया की तरफ से कोई उम्मीदवार देश भर में नहीं है। हमने पहले भी स्पष्ट कर दिया था कि हमने तय करके इस चुनाव में अपने लिए भूमिका की है कि हम सही मुद्दों को लाने की इस बार अपना पूरा चेष्टा, अपनी ऊर्जा लगाएंगे। जैसा पहले भी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, हमने कहा था इस बार हम कुर्सी पे बैठने वाली दौड़ में नहीं है, हम दरी बिछाने का काम करेंगे। इस संदर्भ में दिल्ली में हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए? दिल्ली में चुनाव है, 3 बड़ी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं और दिल्ली में 3 स्तर पे सरकार भी है। म्यूनिसिपैलिटी की सरकार है, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है। तीनों के पास कुछ कुछ काम है। भगवान ही जानता है कि एग्जैक्टली किसके पास क्या काम है, ये किसी को भी स्पष्ट नहीं है। उनको खुद भी पता नहीं होता कि कौन सा काम, कौन सा सीवर कहाँ जाके म्यूनिसिपैलिटी का नहीं बचता, वो राज्य सरकार का हो जाता है, क्या चीज़ हो जाती है। और आज दिल्ली की जनता के पास जो दुर्भाग्य है वो ये कि 3 सरकार, तीनों बेकार। तीनों सरकार अपने कार्य का निर्वाह करने में पूरी तरह से असफल। 3 बड़े दल और कुल मिला के दिल्ली में दल। तो रोज़ ड्रामा हो रहा है, आप देख रहे होंगे, सुनते हैं। आज सुबह भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो सुन के अब दिल्ली के जनता को लगता है कि ये भी अब टीवी में आने वाला एक सीरियल हो गया है, जो हर रोज़ सीरियल का नया एपिसोड आ जाता है, कुछ और हो जाता है। हम दिल्ली के सही सवालों पे खड़े होके आज दिल्ली की जनता की तरफ से इन सबसे सवाल पूछना चाहते हैं। दिक्कत ये है, ये तीनों पार्टियां और तीनों सरकार की वजह से दिल्ली की जनता त्रस्त है। और आज जब लोकसभा चुनाव का अवसर है,
यह अवसर है इन तीनों पार्टियों से सवाल पूछने का, तीनों सरकारों की कारगुजारी के बारे में सवाल पूछने का। सवाल है केंद्र में बीजेपी की सरकार से पूछने का। बीजेपी से सवाल ये है, केंद्र सरकार के पास लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली का है। दिल्ली में निर्भया का आंदोलन हुआ, बड़े बड़े वायदे किए गए, महिला अब सुरक्षित होगी, ये तो बड़े बड़े इनके वायदे थे ना। तो आज भी महिला असुरक्षित क्यों है दिल्ली में? दिल्ली में आज भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसी क्यों है? बीजेपी से दूसरा प्रश्न ये है कि तीनों के तीनों एमसीडी आपके कब्जे में है। एमसीडी तो पूरे तौर पे दिल्ली में बीजेपी के हाथ में है। तो दिल्ली कूड़े का घर क्यों है? जहां देखो कूड़ा। स्वच्छता अभियान पता नहीं देश में कहां हुआ होगा, दिल्ली के अंदर तो नहीं हुआ। दूसरा प्रश्न, दूसरे सेट ऑफ प्रश्न है, दिल्ली में राज कर रही है आम आदमी पार्टी से। आप कहते हैं दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, वो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। चलिए मान लिया, ट्रांसपोर्ट तो आपके हाथ में है, दिल्ली की डीटीसी तो आपके हाथ में है। क्या आंकड़े हैं दिल्ली की डीटीसी? जब आपने सत्ता हासिल की तब डीटीसी का फ्लीट था, डीटीसी में बसें थी 4712। जरूरत थी अंदाजन 10,000 बसों की। ये खुद आम आदमी पार्टी के नेता कहते रहे, मंत्री कहते रहे 10,000 बस चाहिए। 4,712 बस आपके पास थी उस साल 2014-15 में। और आज क्या स्थिति है? 4,020 बस, यानी कि बढ़ाने की बजाय आपने 700 बस घटा दी दिल्ली। एक बस नहीं बढ़ी है दिल्ली में। दूसरी चीज, चलिए केंद्र सरकार बड़ा दखल देती है, शराब की नीति तो आप बनाते हैं, दिल्ली की एक्साइज नीति तो दिल्ली सरकार बनाती है, दिल्ली सरकार की नीति है। वायदा क्या था? दिल्ली को नशा मुक्त करेंगे। आपको ध्यान होगा इस कमरे में 2 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने बताया था कि कैसे इन्होंने दिल्ली में 1200 लाइसेंस को बढ़ा के 1600 कर दिया था, और उसका परिणाम आज आपके सामने है। प्रति माह दिल्ली में दारू की खपत, ये IMFL की मैं बता रहा हूँ, प्रति माह खपत जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई तब था 10.07 लाख लीटर, केस, लीटर नहीं केस, 10.07 लाख केस IMFL की तब खपत हुआ करती थी प्रति माह। महीने के हिसाब से मैं आपको 2014-15 का डेटा बता रहा हूँ जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई, उससे पहले की स्थिति। और 2017-18 जिसका लेटेस्ट डेटा हमारे पास है RTI के थ्रू, 10.07 से बढ़ के 21.24 लाख केस हो गई है, यानी कि 2 गुना से ज़्यादा, फ्रॉम 10.07 to 21.24 लाख केस पर मंथ। ये 2017-18 का आंकड़ा है। इसमें तो आप केंद्र सरकार को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते, इसमें तो आप एमसीडी को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। सवाल कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए, सत्ता में नहीं है, ठीक है, आज आप केंद्र में सत्ता में नहीं है, एमसीडी में नहीं है, राज्य सरकार में सत्ता में नहीं है, लेकिन दिल्ली में जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेवारी से बच सकती है कांग्रेस। कांग्रेस ने एक बार नहीं 2 बार वायदा किया था कि दिल्ली की अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज को ऑथोराइज करने का ऑर्डर निकल चुका है। चुनाव से पहले वादे होते थे, वादे नहीं दावे किए जाते थे, तो वो कहाँ गए वो ऑर्डर? वहीं के वहीं है। इन तीनों पार्टियों से अलग अलग प्रश्न ही नहीं, ये मिलके भी काफ़ी कुछ काम करती हैं दिल्ली में। आप देखिए, आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ने मिलके क्या किया है दिल्ली में। मेट्रो का किराया, सारा जो ड्रामा हुआ था मेट्रो के किराए के बारे में, उसके दस्तावेज सामने आ गए थे। हकीकत ये है कि दोनों की मिली भगत थी, दोनों एक दूसरे पे डाल रहे थे। मीटिंग के अंदर दोनों उपस्थित थे, दोनों के प्रतिनिधि वहाँ पे थे, जबकि मेट्रो का किराया बढ़ाया गया। मेट्रो का किराया लगभग डबल हो गया है दिल्ली के अंदर। कोई इसका जवाब देने को तैयार नहीं है कि क्यों स्थिति आई। प्रदूषण, दिल्ली में पॉल्यूशन की जो समस्या है, उस पे फिर
दोनों की जिम्मेवारी बनती थी, कोर्ट के ऑर्डर दोनों पे लागू होने चाहिए थे, और दोनों ने कोर्ट के ऑर्डर की साफ उल्लंघन करते हुए दिल्ली में प्रदूषण की आज ये स्थिति बनाई है कि हम दुनिया के टॉप 10 सबसे पॉल्यूटेड शहरों में आज जी रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों से भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि जब जब आप सत्ता से बाहर होते हैं तब तब आप कहते हैं कि पूर्ण राज्य के समर्थन में हैं, जैसे ही आप सत्ता में आते हैं आप पूर्ण राज्य के विरुद्ध हो जाते हैं। ये क्या चक्कर है? बीजेपी ने एक बार नहीं, अपने कई मैनिफेस्टो में लिखा था पूर्ण राज्य होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। कांग्रेस ने पहले नहीं लिखा, लेकिन 2013 के चुनाव में आते हुए कांग्रेस ने भी लिख दिया। तो सत्ता से बाहर हैं तो पूर्ण राज्य के पक्ष में है, सत्ता के अंदर हैं तो नहीं। जब कर सकते हैं तब नहीं करेंगे, जब नहीं कर सकते तब पक्ष करते हैं। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों से पूछा जाना चाहिए कि भाई ये चक्कर क्या हो रहा है। पहले दुनिया में ये तो सुनते थे कि मैट्रिमोनियल एड्स जो थे वो अखबारों में दिए जाते थे, अखबारों के जरिए शादियां तो हुआ करती थी। ये अखबारों और मीडिया के जरिए गठबंधन पहली बार हो रहा है देश में, कि हर रोज अखबार से खबर आती है, कहते हैं आपस में बात नहीं कर रहे, सिर्फ मीडिया में बात कर रहे हैं। पहली बार देश में हो रहा है। दिल्ली की जनता के साथ किस हद तक का मजाक है। तीनों पार्टियां मिलके दिल्ली की जनता की दुर्दशा के लिए जिम्मेवार हैं। चाहे सीलिंग का सवाल हो, कांग्रेस के राज में, बीजेपी के राज में, आम आदमी पार्टी के राज में वही स्थिति, टाल मटोल एक दूसरे के ऊपर। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की अवस्था तीनों सरकारों के दौरान एक जैसी, और भ्रष्टाचार की अवस्था फिर तीनों सरकार के दौरान। ये देखते हुए दिल्ली में जो मैंने कहा 3 सरकार, तीनों बेकार, 3 दल, कुल मिला के दलदल दिल्ली में, ऐसी परिस्थिति में हमने बहुत विचार करने के बाद ये फैसला किया है कि दिल्ली में हम किसी भी पार्टी या उम्मीदवार का समर्थन करने की स्थिति में नहीं है। देश में कुल 10-12 जगह पे हम उम्मीदवारों का समर्थन कर रहे हैं, हालांकि हमारा कैंडिडेट कहीं नहीं है, लेकिन कुछ जगह हम पार्टियों का समर्थन कर रहे हैं, कुछ जगह उम्मीदवारों का समर्थन कर रहे हैं। सिक्किम में बाईचुंग भूटिया की जो पार्टी है हमरो सिक्किम, उसका हम समर्थन कर रहे हैं। तमिलनाडु में जो कमल हासन की पार्टी है मक्कल नीति मय्यम, उसका हम समर्थन कर रहे हैं। बाकी जगह पे कुछ सेलेक्ट उम्मीदवारों का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली में हम किसी भी एक पार्टी या किसी भी एक दल का समर्थन करने की स्थिति में नहीं हैं। लेकिन लोकतंत्र में हमारी आस्था है। हम ये नहीं कहना चाहते कि चुनाव का बायकॉट करो। चुनाव का बायकॉट करना तो राजनीति और लोकतंत्र का विरोध करना हुआ। इसलिए हमने तय किया है कि चुनाव भारतीय कानून के तहत, भारत के चुनाव आयोग के नियमों के तहत, वोटर को जो अंतिम विकल्प होता है यानी कि नोटा, हम उसका प्रयोग करेंगे। हमारे लिए नोटा का मतलब है कि ये जो पूरा मेन्यू है मुझे पसंद नहीं है, ये जो आप मेन्यू हमें दे रहे हो, इस मेन्यू में मेरे लिए कुछ नहीं है। नोटा को हम इस तरह से समझते हैं। नोटा का मतलब ये नहीं कि सब पार्टियां खराब हैं, कुछ नहीं करेंगे, राजनीति विरोध, लोकतंत्र विरोध नहीं। हम नोटा को समझते हैं नो टिल एन ऑल्टरनेटिव। विकल्प का इंतजार है, विकल्प बना रहे हैं। जब तक विकल्प नहीं बनता तब तक हम नो कह रहे हैं। इसके वास्ते हमने पूरे दिल्ली में अभियान शुरू किया है। ये पर्चा लेके पूरे दिल्ली में हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं। इस पर्चे की प्रति अभी आपको मैं वितरित कर दूंगा। जो हमारा बेसिक मैसेज है, जो मैंने बात कही है, वो सब इसमें है। इस पर्चे को लेके हम पूरे दिल्ली में जा रहे हैं। जी धन्यवाद। इसको लेके हम पूरे दिल्ली में जा रहे हैं, अभियान चला रहे हैं। 18 विधानसभा में अभियान शुरू हो चुका है, आपने बताया 18 विधानसभा में अभियान शुरू हो चुका है। नामांकन अभी चल रहा है दिल्ली के अंदर, स्थिति स्पष्ट होती जाएगी और हमारा चुनाव के दौरान यही कैंपेन रहेगा। और जिसका मतलब ये नहीं है कि इस लोकसभा चुनाव के बाद भी हम केवल नोटा ही चलाएंगे। जैसा मैंने स्पष्ट कहा, दिल्ली में एक विकल्प का निर्माण करना हमारी चेष्टा है, हमारा प्रयास है। हमने एमसीडी के चुनाव में कोशिश की थी
और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी हम एक विकल्प खड़ा करने का पूरा संभव प्रयास करेंगे। धन्यवाद। और कुछ जुड़े? हम वोटर से अपील कर रहे हैं कि जो नोटा का बटन है वो जाके दबाइए, जाइए, क्योंकि घर पे बैठना तो फिर कहना हुआ कि लोकतंत्र में आस्था नहीं है। पहले ऐसा ही स्थिति थी कि अगर वोट नहीं किसी को नहीं देना तो आप घर बैठिए। फिर चुनाव आयोग पे हम जैसे तमाम लोगों ने दबाव डाला और कहा कि वोटर के पास ये भी तो ऑप्शन होना चाहिए कहने का कि मैं वोट देना चाहता हूं, लेकिन ये जो मेरे सामने ऑप्शन है इसमें कोई मेरे को पसंद नहीं है, इसलिए मैं नोटा का बटन दबाऊं। तो हम वोटर से आग्रह करेंगे कि जरूर जाइए और वहां जाके नोटा का बटन दबाइए। जी, एक तरह से कहा जाए तो आप लोग बहिष्कार कर रहे हैं इस चुनाव का। अरे मैंने तो स्पष्ट रूप से कहा कि हम नहीं कर रहे हैं बहिष्कार। बहिष्कार तो माओइस्ट लोग करते हैं, नक्सलाइट लोग करते हैं, कश्मीर के अलगाववादी। संवैधानिक अधिकार है। ये तो कश्मीर के अलगाववादी कहते हैं। हम कहते हैं कि ये तो एक संवैधानिक अधिकार आपको दिया गया है ना, नहीं तो दिया क्यों गया? और ये नोटा का जो अधिकार है ये अपने आप नहीं आया, ये तो आंदोलनों के संघर्ष के बाद आया है। आंदोलनों ने संघर्ष किया, ये मांग की कि हमें जिन्हें लोकतंत्र में विश्वास है, जो बहिष्कार नहीं करना चाहते हैं, उन लोगों के पास एक विकल्प तो होना चाहिए ना, जिसमें हम कह सकें कि मेरे को ये कैंडिडेट पसंद नहीं है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। जैसा मैंने कहा ये हमारा पहला विकल्प नहीं है, ये हमारे लिए अंतिम विकल्प है। लेकिन क्या करें, ये जो ड्रामा देख देख के दिल्ली में जो परिस्थिति है और ये जो पिछले कुछ समय से ड्रामा दिल्ली में चल रहा है, उसके बाद एक ही विकल्प बचता है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट कर रहे होते थे तो आप उनसे उनकी जवाबदेही ठहरा सकते थे कि हमने आपको सपोर्ट किया है, इसलिए आप हमें इन सवालों की जवाब दीजिए। जब आप नोटा को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी नो चलन अल्टरनेटिव की बात कर रहे हैं, तो अब आपके पास पार्टी से सवाल करने का कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो अगले 5 वर्षों में जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी दिल्ली में जीत कर आएगी तो उनसे आप किस प्रकार के सवाल सामने रखेंगे और जनता को कैसे मोटिवेट करेंगे अपनी ओर मायल करने के लिए? मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इस देश के किसी भी नागरिक को अधिकार है सरकार से जवाब मांगने का। मैं अगर कहूँ मोदी जी से कि मैंने आपको वोट नहीं दिया था, जो सच बात है, मैंने आपको वोट नहीं दिया था लेकिन आप मेरे प्रधानमंत्री हो, जवाब दो। बिल्कुल, मुझे किसी से जवाब मांगने के लिए ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैंने वोट डाला भी था कि नहीं और आपके लिए डाला था कि नहीं, बिल्कुल नहीं। एज एन इंडिविजुअल योगेंद्र यादव ये सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन एज स्वराज इंडिया के सुप्रीमो क्या आप ये सवाल कर सकते हैं? जी बिल्कुल। मैंने तो जैसे बताया 2014 में हमने बीजेपी के खिलाफ कैंपेन किया था, मैंने तो चुनाव लड़ा था। उसके बाद भी मैं पार्टी के तौर पे क्यों नहीं जवाब मांगूंगा, क्योंकि जो प्रधानमंत्री है पूरे देश का प्रधानमंत्री है, एमपी बनेगा पूरे प्रदेश का एमपी बनेगा। हर व्यक्ति को अधिकार है पूछने का, जवाब दो, हिसाब दो, बिल्कुल है। और हम तो ये भी कहेंगे कि हम चाहते हैं कि हम नोटा की स्थिति में ना रहें। आप ऐसा कुछ करो तो जिससे नोटा की स्थिति से बाहर आए। कुल मिला के स्वराज इंडिया का मैनिफेस्टो का एक सूत्र कार्यक्रम है, नो चिल्ड्रन अल्टरनेटिव, राइट? दिल्ली प्रदेश में, ये जैसे मैंने कहा पूरे देश में नहीं है, जहां हमें थोड़ा भी बेहतर कोई मिल रहा है, क्योंकि हमारी बिल्कुल स्पष्ट धारणा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय देश के लिए खतरा है, लेकिन महागठबंधन में हमें भरोसा नहीं है। इसलिए जहां जहां बेहतर कैंडिडेट हैं हम उसका सपोर्ट कर रहे हैं। दिल्ली में होता तो ज़रूर करते। अफसोस की बात है कि दिल्ली में हमें ये अंतिम ऑल्टरनेटिव जो है नोटा वाला वो इस्तेमाल करना पड़ रहा है। आप कह सकते हैं कि क्या थर्ड पार्टी यानी थर्ड फ्रंट उभर कर आ सकता है? भविष्यवाणी करने का काम पिछले जन्म में करता था, इस जन्म में अच्छा, जी। अगली बात कर सकते हैं। किसी राज्य में कांग्रेस के साथ समझौते की आशा है आपकी? जी, स्वराज इंडिया की किसी अन्य राज्य में जैसे हरियाणा, कहीं आपको लगता है कि संभावना आप? सवाल ही नहीं होता, बिल्कुल सवाल ही नहीं होता हमारा। जी आपने कहा कि हाँ, हमने अपना, मैंने 2-3 बार इसको स्पष्ट किया है, मैं दोबारा बता देता हूँ। ये हमारी धारणा है, हमने बार बार अपने पार्टी के रेजोल्यूशन में लिखा है, पिछले साल 2 साल में अनेकों बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का ये राज इस देश के लिए खतरा है। जैसे 1977 में इंदिरा गांधी का हारना देश के लिए ज़रूरी था, इसी तरह से इस बार बीजेपी का हारना देश के लिए ज़रूरी है। लेकिन
मोदी का विरोध करने के लिए जो महागठबंधन बन रहा है, इस महागठबंधन में ना तो दृष्टि है, ना इसके पास नीति है, ना इसके पास रणनीति है, ना इसके पास नेतृत्व है। इसलिए हम चुनिंदा जगह पे कुछ कैंडिडेट्स का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के कैंडिडेट का कांग्रेस को सपोर्ट करने का सवाल ही नहीं होता। हमने लिस्ट भी जारी की है किन किन कैंडिडेट का हम सपोर्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। उसमें कांग्रेस का तो होने का सवाल ही, कांग्रेस या मुख्य धारा की जो बड़ी पार्टियां उनमें से कोई भी नहीं। सर, दिल्ली में स्वराज इंडिया अपना प्रत्याशी क्यों नहीं उतार रही, क्या कारण है? आप जब नोटा को सपोर्ट कर सकते हैं तो अपना प्रत्याशी क्यों नहीं उतार रहे? जी, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, चुनाव लड़ने में कोई हमें हर्ज नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है। हमने तो एनसीडी का चुनाव लड़ा था और मैं कह रहा हूं कि विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। हमने इस चुनाव में पूरे देश भर में 6 महीना पहले अपने लिए भूमिका अदा की थी, तय की थी, और हमारी भूमिका ये थी कि हम अपनी सीमित ऊर्जा को देश में सही मुद्दे उभारने के लिए इस्तेमाल करेंगे। हम चुनाव लड़के 4 वोट इसके काट लें, 4 वोट उसके खराब करें, उस खेल में हम शामिल नहीं होना चाहते। हमारे लिए चुनाव बिल्कुल 1977 जैसा महत्वपूर्ण चुनाव है, और ऐसे चुनाव में सिर्फ अपनी पार्टी को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेने वाला जो खेल है उसमें हम शामिल नहीं होना चाहते। Sir, what does Nota achieve? Like, does it have an end goal, right? It's just not voting for anyone. But Yes, I agree. Nota, as I've said, is not the best option. It is not my most preferred first alternative. Vote for Nota, and 5 people vote for say BJP. Then still BJP wins. It's Yeah. not like So, Nota is not my most preferred option. What it does is that it registers citizens' disquiet, citizens' unease, and the fact that citizens are unhappy with the choice being given. How else do you give a message to these political parties? The other option of giving message is boycotting elections, जैसा देश में कई जगह पे करते हैं, गांव का गांव बायकॉट कर देता है। We are not for boycotting of elections because we have faith in democracy, and therefore we are exercising this least preferred option. This is not our, we are there not. any independent candidates also which the Swaraj India feels that they might be good options. We don't see that. If that was the case, we have supported independents. In Bangalore, for example, we have supported Prakash Raj, who is an independent candidate. We have supported small parties. For example, in Maharashtra, Raju Shetty is a candidate of Swabhimani Shetkari Paksh. We are supporting him. But in Delhi, we are unable to find party or candidate. We decided not to put up our own candidate, and we do not find any party or candidate who we would like to support for reasons that I have outlined. गारंटी है कि जो ये सोमवार कर लोग या फिर नोटा देगा, वो सोमवार कर लोग या फिर नोटा देगा, ये तो किसका जाके इस एज ग्रुप का, हाँ, एज ग्रुप जो मतलब कोई गारंटी है कि इस एज ग्रुप का लोग जाके नोटा देने जा रहा है देश के? किसी की गारंटी वैसे भी नहीं है। कोई ऐसे कोई गारंटी भी नहीं है कितने परसेंटेज नोटा देने जाएगी। गारंटी किस चीज़ की हो सकती है सर? हम तो अपील केवल कर सकते हैं दिल्ली की जनता से और कह सकते हैं कि के ऊपर मतलब नोटा देने लोग जाएंगे। ऐसा हम तो कैंपेन करेंगे, कैंपेन चलाएंगे। हमने तो पूरा कैंपेन शुरू कर दिया है। हम कैंपेन करेंगे और कैंपेन के बाद आप जज करेंगे कितने लोगों ने किया। ये तो आपके हाथ में रहेगा ही जज करना। Nota, we would like, yeah, it is for me, Nota is a mandate against all the major political parties of Delhi. And how, yeah, referendum is a different term, but referendum would be if the option was, there were only 2 options. Do you like the political parties of India? Do you not? Certainly. I'm only resisting the word referendum, otherwise I'm completely with what you are saying. Yes, we would like people to express their opinion, their anger, their disquiet, their unease against all the 3 major political parties of Delhi, because they have made governance into a joke in Delhi. Ordinary person in Delhi feels so helpless for even basic things, and for reasons that I have outlined. I've talked about transport, I've talked about liquor, I've talked about cleanliness, about environment, about land, about slums, all these issues. There is such a terrible neglect.
Sorry? How does the political society react to alternate you go for Nota or you go for voting political party? Because short-term gains are also there because giving a 1,000 rupees and 2,000 rupees, that counts a lot in the livelihood. So what I understand. I completely understand what you are saying. Because they are the person who will open democratic options and all that. They are the person who will vote. The political person who will vote the elections. Sure. So how do you see that actually taking place? I understand. All these are very valid questions. Yes, people would like to vote. They would like, normally people like to vote for someone, not only against. Normally, and of course for poor, for everyone, all the pre-election goodies that are distributed, they do have some value. So I know we are up against odds. I realize that, I concede that. But still, for us, what we think is ethically the most correct option in this situation is what we are presenting to the people of Delhi. In the elections and all that, there always a pattern relationship that exists. Privileges and all that. How do you see that playing out and Nota actually coming to jail in that perspective? Nota can be a very powerful way of breaking those relationships, to saying, no, you think we are hostage? No, we are not. We can opt for something else altogether. Not today, but at some stage, if a large number of people vote for Nota, then every political party will worry. Every political party will take a message. No, we need to do something. This is what we want to do. सर, कांग्रेस भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ बनी आम आदमी पार्टी, जिसका आप भी एक हिस्सा रह चुके हैं, आज उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए इतना आतुर है, इसमें आपका क्या कहना है? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। आप गलत व्यक्ति से पूछ रहे हैं। इस सुबह वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको पूछना चाहिए था प्रश्न ये। इस वक्त जो दिल्ली में चल रहा है तो मजाक चल रहा है, पता नहीं हो क्या रहा है। आप कांग्रेस के गठबंधन की बात करते हैं। आपने शायद पड़ोस के राज्य में झांक के नहीं देखा कि दिल्ली की जेल में एक शख्स बंद हैं, वो हरियाणा की एक पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं। क्यों बंद हैं? भ्रष्टाचार के आरोप में बंद नहीं है। भ्रष्टाचार का आरोप साबित होने के बाद सजा याफ्ता है दिल्ली के अंदर। उनके साथ जाके ईमानदार राजनीति की संभावनाएं तलाश करने के लिए गठबंधन हो रहा है। वो भी चल रहा है, सारी देश देख रहा है। जो हो रहा है सच्चाई देख रहा है दोनों आंखों से। और जैसे मैंने पहले कहा कि ये अखबारों में मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट तो मैंने देखे थे, पर मीडिया के जरिए राजनीतिक गठबंधन होता मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। वो भी देख रहे हैं, नई नई चीज़ देश देख रहा है। आपको नोटा की अपील करनी पड़ रही है, कहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आज आपको नोटा की अपील करनी पड़ रही है? चुनाव आयोग एक पारदर्शिता के तौर से अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है, जो आज आपको यहाँ पे नोटा की अपील करनी पड़ रही है। और वहीं एक भाई ने सवाल किया था कि देश के अंदर, जिसका जवाब आपने दिया कि दिल्ली के अंदर ऐसे लोग हैं जो जेल के अंदर हैं और उनके ऊपर कई मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं ये मेरा दूसरा सवाल है कि देश की राजनीति में खलबली मची है प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर, इन दोनों चीज़ों पर आपका क्या कहना है? हाँ, दोनों का इससे कोई संबंध नहीं है। नोटा का चुनाव आयोग से कोई संबंध नहीं है, लेकिन प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण है। हम नोटा की अपील तो कर रहे हैं क्योंकि तीन सरकार तीनों बेकार, इसलिए कर रहे हैं। चुनाव आयोग से कोई शिकायत की वजह से नोटा की अपील नहीं है। लेकिन मैंने इसके बारे में लिखा भी है, इस चुनाव में चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो पिछले 30 साल में चुनाव आयोग ने जितनी साख अपनी अर्जित की थी, उस सारी साख को एक चुनाव में धूल में मिलाने का काम कर रहा है चुनाव आयोग। सांड हमारे सामने से जा रहा है और मैं मक्खी मारने में बिजी हूँ। मक्खी बड़ा मारते हैं कि 10 बजे के बाद 2 मिनट देरी नहीं होनी चाहिए। फलां झारखंड में फलां नेता के खिलाफ हमने एक्शन कर दिया। अरे इस देश का प्रधानमंत्री रोज भाषण दे रहा है, हिंदू मुसलमान कह रहा है, साफ साफ फौज का हवाला दे रहा है, उसके बारे में आप एक शब्द नहीं कह सकते और मक्खी मारने में इतना बिजी हो। क्या देश देख नहीं रहा है? बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ये इस चुनाव में चुनाव आयोग की भूमिका, टी.एन. शेषन के ज़माने के बाद से चुनाव आयोग ने जो साख, जो रुतबा, जो इकबाल अपना अर्जित किया था, वो सारा इस एक चुनाव में ख़त्म हो रहा है। मैंने तो तंग आके परसों एक लेख लिखा था। मैंने कहा था, चुनाव आयोग के सदस्यों,
अगर आप संविधान की रक्षा करने में असमर्थ हो तो कृपया इस्तीफा दे दो, कम से कम संस्था की इज्जत तो बच जाएगी। जो प्रज्ञा ठाकुर का है, पता नहीं दुनिया उन्हें साध्वी क्यों कहती है, मैं तो समझ नहीं पाता। इस चीज़ों का तो नियम होना चाहिए, नहीं तो कल से मैं भी अपने आप को साधु सन्यासी बाबा महात्मा कुछ भी कहना शुरू कर दूंगा। प्रज्ञा ठाकुर को टिकट देने से एक बात साबित होती है कि राष्ट्र और आतंक के बारे में भारतीय जनता पार्टी जो कुछ बात करती है वो ढोंग है, ढकोसला है। कल वो स्वर्गीय शहीद हेमंत करकरे पे जो बात कहती हैं, उसके बाद क्या क्लैरिफिकेशन आता है, ये इनकी निजी ओपिनियन है। कल को कोई बीजेपी का व्यक्ति कह देगा पाकिस्तान के समर्थन में, वो निजी ओपिनियन हो जाएगा उनका। अरे आपने इस देश, ये सिर्फ मेरी आंख में शहीद नहीं है हेमंत करकरे, इस देश ने मेडल दिया, अशोक चक्र दिया उसकी शहादत को स्वीकार करने का, और वो शहीद हुए या नहीं हुए ये किसी प्रमाण का मोहताज नहीं है, वो हुए। तो आप पहले कहते नहीं उनके व्यक्तिगत ओपिनियन है, बाद में कहते हैं बेचारी टॉर्चर हो गई थी तो इसलिए बोल दिया होगा। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, आपके कैंडिडेट का मानसिक संतुलन नहीं है, आप ये बात कह रहे हैं। और आखिर में कहते हैं उन्होंने बयान वापस ले लिया। अरे वो तो कह रही हैं कि मैंने श्राप दिया था जिसकी वजह से हेमंत करकरे मरे, तो क्या उनका श्राप वापस हो गया है? हेमंत करकरे जिंदा हो जाएंगे? हो क्या रहा है ये? और ये वो पार्टी है जो इसके मुख्यमंत्री हरियाणा में खुल के कहते हैं कि मैं बाबा राम रहीम के से जाके डेरा के वोट मांगूंगा। वो आरोपी नहीं है, बलात्कार और हत्या का सजा याफ्ता है, उसका वोट, उससे वोट मांग रहे हैं, खुल के कहते हैं हाँ मांगने में क्या हर्ज है। तो ये हो रहा है इस वक्त। इसीलिए हम कहना चाह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो आज बिल्कुल अपनी आंखें मूंदे बैठा है, क्या भविष्य में आप देश की राजनीति को किस ओर देख रहे हैं? आप नहीं, स्वराज इंडिया किस ओर देख रहे हैं? दुर्भाग्यवश जो भविष्य हमें दिख रहा है वो ये कि इस देश का लोकतंत्र एक बॉन्साई का ट्री बनने वाला है, जिसको अच्छे से ड्राइंग रूम में सजा के रखा जाएगा शीशे के केस में। देखने में लोकतंत्र जैसा दिखाई देगा, लेकिन ना फल होंगे, ना फूल होगा, ना कुछ होगा उसके अंदर। और दुर्भाग्यवश चुनाव आयोग खुद इस स्क्रिप्ट का हिस्सा बनता जा रहा है। आज तक नामो टीवी चल रहा है, प्रधानमंत्री जो मन में आए बयान दे रहे हैं। हेलीकॉप्टर से किसी ट्रंक को लेके ले जाया जाता है, अगली बार जो अफसर उसकी जांच कर लेता है, हेलीकॉप्टर का अफसर बर्खास्त होता है, प्रधानमंत्री से कोई सवाल नहीं पूछा जाता। अमित शाह कहते हैं कि इन तीन धर्मों को छोड़ के बाकियों के घुसपैठियों को निकाला जाएगा देश से। इन सब चीज़ों पे मेरा चुनाव आयोग मौन है। और ये बताया जाता है कि तमिलनाडु में फला डीएमके के व्यक्ति से हमने पैसा ले लिया, वहाँ पे चुनाव हम कैंसिल करेंगे। किसको बरगला रहे हो, किसको बुद्धू बना रहे हो? देश की जनता देखती नहीं है क्या हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।